नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। डियर, आज हम लीगल रीजनिंग के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को आगे करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। आई होप इसके पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो देख लिया होगा। चलिए अब हम कुछ नए क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये बोलता है, लीगल प्रिंसिपल, mere silence as to facts likely to affect the decision of a person to enter into a contract is not fraud। मीन्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्स के रिगार्डिंग कोई पर्सन केवल साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो और उसके कारण, उसके साइलेंट रहने के कारण जो है दूसरा पर्सन जो है डिसीजन लेता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये फ्रॉड नहीं कहलाता है। ये यहाँ के लीगल प्रिंसिपल में बोला जा रहा है। फैक्ट्स देखते हैं कि इसकी क्या है। ए सेल्स टू बी एज डॉटर हु इज माइनर। बी जो है ए की डॉटर है जो कि माइनर है। ए जो है बी को सेल कर रहा है एक हॉर्स, अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड, जिसके बारे में ए को पता है कि हॉर्स अनसाउंड है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। ए जो है बी को हॉर्स के अनसाउंडनेस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताता है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि ए जो है साइलेंट था। तो अभी आपने पढ़ा लीगल प्रिंसिपल में, ये अगर साइलेंट रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट को वो जो है वॉइड नहीं बनाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बी कैन टेक प्ली ऑफ फ्रॉड बिकॉज शी इज माइनर। बी जो है फ्रॉड के लिए कह सकती है क्योंकि वो माइनर है। देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फादर एंड डॉटर। यहाँ पे फादर और डॉटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं आया। आपको पता लग गया होगा, फादर एंड डॉटर ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है लीगल प्रिंसिपल में। ए हैज नॉट कमिटेड फ्रॉड। ए ने जो है फ्रॉड कमिट नहीं किया है। ए हैज कमिटेड फ्रॉड। ए ने फ्रॉड किया है। तो अकॉर्डिंग टू लीगल प्रिंसिपल यहाँ ए साइलेंट था, ए ने कुछ भी नहीं बोला था, तो इट मीन्स उसने फ्रॉड कमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे डियर आपका आंसर होना चाहिए सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली नॉर्मल मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है बट कभी कभी ओकेजनली वो नॉर्मल भी होता है, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जबकि वो अनसाउंड माइंड का ना हो। यानी कि जब वो नॉर्मल रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये आपका लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है। फैक्ट्स देखते हैं क्या है। ए जनरली रिमेन्स in the state of unsound mind and rarely becomes capable of understanding of the things। A जनरली जो है अनसाउंड माइंड का रहता है और रेयर केस है कि उसको ये चीज समझ में आए कि थिंक एक्चुअल में क्या चीज है, रेयर ही इस सिचुएशन में आता है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉर्मल। आई थिंक लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही सही होना चाहिए, लेकिन बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर हिज ओन बेनिफिट। यहाँ बेनिफिट वगैरह की कोई बात ही नहीं कही गई थी लीगल प्रिंसिपल में। ए कैन नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ ए अनसाउंड माइंड का है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, लेकिन डियर लीगल प्रिंसिपल ने साफ साफ बोला है कि एक अनसाउंड माइंड का बंदा भी अगर साउंड माइंड का होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डी में देखिए क्या लिखा है, कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम वेन एवर ही प्लीजेस। ऐसा भी नहीं है कि जब चाहे तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे डियर आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ए होगा। ए कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 देखिए क्या बोल रहा है। अ कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी complied with after the happening of the event to which such a condition is attached। अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन है किसी इवेंट के होने के, तो उस इवेंट के होने के बाद भी यहाँ पे वो कंडीशन जो है वो पूरी की जा सकती है। माना जाएगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट वो सही है, कॉन्ट्रैक्ट को माना गया है अगर इवेंट के होने के बाद भी जो कंपाइलेशन ऑफ कंडीशन है वो होता है। राइट डियर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी कंप्लाइड with after the happening of the event होने के बाद अगर कंडीशन कंप्लाई की जाती है तो भी कॉन्ट्रैक्ट
माना जाएगा अगर इवेंट के रिगार्डिंग कोई कंडीशन थी। चलिए फैक्ट्स देखते हैं क्या है। ए प्रोमिसेस टू पे ₹5,000 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। ए ने कहा कि वो बी को ₹5,000 तब देगा अगर वो सी, डी और ई की कंसेंट से शादी कर लेगा, यानी कि इवेंट जो है वो मैरिज है, शादी है, राइट, और कंडीशन है कि सी, डी और ई उस मैरिज के लिए मान जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि बी मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ सी, डी, ई बट ऑब्टेन्स देयर कंसेंट आफ्टर द मैरिज, यानी इवेंट के बाद जो है बी को सी, डी, ई की कंसेंट मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अगर हम फैक्ट्स को देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। ए कहता है बीज मैरिज इज नॉट वैलिड, बी की मैरिज वैलिड नहीं है। आई होप आप इसको जो है रिजेक्ट कर चुके होंगे। बी हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन, बी ने कंडीशन फुलफिल्ड नहीं की है। द कंडीशन इज इलीगल, कंडीशन जो है वो इलीगल है। बी हैज फुलफिल्ड द कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें, डियर आपका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि इवेंट होने के बाद जो है वो कंडीशन फुलफिल्ड हो गई है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा, लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि हाँ बी ने कंडीशन फुलफिल की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लॉ नेवर एनफोर्सेस एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस, राइट। देखते हैं फैक्ट्स क्या है। ए मेड अ प्रॉमिस टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो खजाना खोज दे जादू के द्वारा जो है, राइट। तो यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए साफ साफ बोल रहा है कि लॉ जो है इम्पॉसिबल प्रॉमिस को कभी भी एनफोर्स नहीं करता है। देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस, यही आपका सही होगा, राइट। लॉ विल एनफोर्स द प्रॉमिस, ये रॉन्ग होगा। लॉ विल एनफोर्स द प्रॉमिस ओनली एट द ऑप्शन ऑफ ए, या ऑप्शन ऑफ ए और बी की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे इम्पॉसिबल ऑप्शन, इम्पॉसिबल काम किया जा रहा है, तो लॉ उसको जो एनफोर्स करेगा ही नहीं, इसलिए आपका डियर आंसर जो है वो ए जो है वो ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। A contract without consideration is void when at the desire of one party the other party does something, the consideration is said to flow from the latter to the former। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है, यानी कि प्रॉमिस के बदले अगर प्रॉमिस नहीं है तो वॉइड है। When at the desire of the party the other party does something, जब एक पार्टी के डिजायर पे, इच्छा पे दूसरी पार्टी कुछ करती है, तभी कहा जाता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को, आप कह सकते हैं कि जो एक पार्टी की इच्छा पे दूसरी पार्टी जो कर रही है, तभी बोला जाएगा कि हाँ दूसरी पार्टी ने पहली पार्टी को जो है कंसीडरेशन जो है वो दिया, राइट। चलिए फैक्ट्स को देखते हैं। ए हाउस was on fire and child was trapped inside the house, एक के घर में आग लग गई थी और बच्चा जो है उस हाउस में ट्रैप हो गया था। Everyone was shouting for help, हर एक आदमी जो है हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। A brave onlooker hearing the shrieks of child went inside the house and brought it out, एक बहादुर जो है देखने वाला था, वो उसने चाइल्ड की, बच्चे की आवाज सुनी और उसको हाउस के अंदर से बाहर लाया। The grateful father of the child promised to pay the rescuer ₹10,000, जो फादर था उसने चाइल्ड के इस तरीके से बचाने के लिए, रेस्क्यू करने वाले को ₹10,000 देने का प्रॉमिस किया। सब्सिक्वेंटली ही रेनेज ऑन द प्रॉमिस, बाद में वो अपने प्रॉमिस से मुकर गया। द रेस्क्यू sued him for the breach, जो रेस्क्यू करने वाला बंदा था उसने जो है उसके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का केस डाला। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, लीगल प्रिंसिपल में साफ साफ बोला था कि when at the desire of one party, एक पार्टी की इच्छा से दूसरी पार्टी जो है वो एक्शन कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जो बचाने वाला इंसान था उसने अपनी इच्छा से वो एक्शन कहा था, उसने किसी के कहने पे ये चीज नहीं कही थी। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शंस क्या है। द फादर ऑफ द चाइल्ड मस्ट पे फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द रेस्क्यूअर, जो चाइल्ड का पिता है उसको जो है अपनी सर्विस देनी चाहिए, उसको पेमेंट देना चाहिए जो भी रेस्क्यूअर ने सर्विस उसको दी है, यानी बच्चे को बचाया उसके बदले। बी ऑप्शन है द फादर ऑफ द चाइल्ड मस्ट नॉट पे फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द रेस्क्यूअर, जो बच्चे का
फादर है उसको रेस्क्यूअर द्वारा दी गई सर्विस के लिए पेमेंट नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है द रेस्क्यूअर इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पेमेंट सिंस ही हैड एक्टेड ऑन हिज ओन। तो डियर यही आपको ऑप्शन सही लगना चाहिए। यहाँ पे जो रेस्क्यूअर है उसको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने जो एक्ट किया, बचाने का एक्ट किया, वो अपनी इच्छा पे किया। राइट डियर, तो यहाँ पे आप इमोशनल ट्रैप में मत पड़िएगा। यहाँ पे आपको लीगल प्रिंसिपल की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। यहाँ जो डिजायर वाली बात कह रहे थे कि एक पार्टी की डिजायर पे दूसरी पार्टी ने एक्शन किया हो, तो यहाँ जो रेस्क्यूअर था उसने फादर की डिजायर पे नहीं किया था, उससे कहा नहीं गया था, उसने अपनी इच्छा से ये एक्ट किया था, तो उसको पेमेंट मिलने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, उसको पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। डी क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल कंसिडरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ह्यूमैनिटेरियन इंस्टिंक्ट्स। तो यहाँ पे इंसानियत के लिए किए गए कामों के लिए जो कमर्शियल कंसिडरेशन है वो अप्लाई नहीं होता है। तो प्लीज इमोशनल ट्रैप में मत आइएगा। यहाँ पे आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। वेयर द रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द party is in a position to dominate the will of the other party, thereby obtains an unfair advantage by using such influence, then such contract is voidable। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर दो पार्टी के बीच ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एक पार्टी डोमिनेट करने की पोजीशन पे है दूसरी पार्टी की इच्छा को, और जो डोमिनेट करने वाला है उसने दूसरी पार्टी का अनफेयर एडवांटेज जो है उठाया है, ऐसे इन्फ्लुएंस का फायदा लेके अनफेयर एडवांटेज उठाया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, ए स्पिरिचुअल गुरु, ए जो एक स्पिरिचुअल गुरु है, इंड्यूस्ड बी अ डिवोटी, एक शिष्य को इंड्यूस करता है गिफ्ट देने के लिए, टू गिफ्ट द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे देने के लिए इंड्यूस करता है, सो दैट ही कुड सिक्योर सल्वेशन, ताकि वो उसका दास बना रह सके, जो शिष्य है गुरु का दास बना रह सके। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स पढ़ के पता लग रहा होगा कि जो गुरु है वो डोमिनेट करने वाली पोजीशन पे है और जो उसका शिष्य है वो डोमिनेट हो रखा है। राइट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू लीगल प्रिंसिपल, अगर वो शिष्य चाहे तो, डिवोटी चाहे तो। द डिवोटी गिफ्टेड द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हिज ओन विल सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। डिवोटी ने अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट की है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड है। कई लोग इसे सही कह सकते हैं लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। द डिवोटी गिफ्टेड the property without of his own will, the contract is void। फैक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि अपनी इच्छा अपनी नहीं इच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका सही नहीं होगा। सी में देखते हैं, बिकॉज द डिवोटी गिफ्टेड द प्रॉपर्टी अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। दिस इज राइट आंसर, बिकॉज जो डिवोटी है उसने प्रॉपर्टी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर में आकर, स्पिरिचुअल गुरु के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर जो है उनको गिफ्ट की है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट उसकी इच्छा पे वॉइडेबल होगा। और डी आपका नन ऑफ द अबव है, खैर राइट आंसर हमें सी मिल चुका है। चलिए 27 पे हम आते हैं। 27 क्या बोल रहा है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ इज अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड। हर एक एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य या कंसिडरेशन क्या है ऐसा हो जो कि लॉ ने मना किया है, वो अनलॉफुल है और वॉइड है। फैक्ट्स देखते हैं क्या बोल रहा है। गणेश एग्रीज टू लेट हिज डॉटर ऑन हायर फॉर प्रोस्टिट्यूशन फॉर ₹1000। तो यहाँ पे गणेश ने अपनी बेटी को वैश्यावृत्ति के लिए जो है 1000 में रुपीज में जो है बेच दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, द एग्रीमेंट इज वैलिड एंड हेंस एनफोर्सेबल। ये आंसर गलत है क्योंकि जो काम किया गया है वो अनलॉफुल है और लॉ ने उसको साफ साफ मना किया है, इमोरल है वो। द एग्रीमेंट टू लेट द डॉटर ऑन हायर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन इज वैलिड बिकॉज द एक्ट इज नॉट फॉरबिडन। ये भी आपको पता है कि रॉन्ग आंसर है। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज इमोरल एंड इज ऑल्सो फॉरबिडन बाय लॉ। ये आंसर आपको राइट लग रहा होगा, हाँ जी यही आंसर आपका राइट है। लास्ट है नन ऑफ द अबव, राइट आंसर आपको मिल चुका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28. लीगल प्रिंसिपल कहता है एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड. एक एग्रीमेंट जिसमें कुछ सर्टेन नहीं है वो वॉइड होता है. फैक्ट्स देखते हैं. हरीश एग्री टू सेल टू वैभव 100 टन्स ऑफ ऑयल. तो इन प्रेजेंट केस देखते हैं आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है. द एग्रीमेंट बिटवीन हरीश एंड वैभव इज एनफोर्सेबल एज देयर इज नो अनसर्टेनिटी. तो डियर आपको लग रहा था कि फैक्ट्स में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो देखा जाए हाँ जी है, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया कि 100 टन्स ऑफ ऑयल चाहिए, लेकिन कौन सा ऑयल चाहिए ये क्लियर नहीं है. द एग्रीमेंट बिटवीन हरीश एंड वैभव इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी बिकॉज देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल was intended. तो यही आंसर आपको सही लग रहा होगा. आगे भी देख लेते हैं क्या है. The agreement between Harish and Vaibhav was enforceable as there is mention of quantity. तो यहाँ पे कह रहे हैं क्वांटिटी मेंशन है, इसलिए एग्रीमेंट भी जो है एनफोर्सेबल होगा. डी कह रहे हैं नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट है. एग्रीमेंट बिटवीन हरीश एंड वैभव इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ ऑयल नहीं बताया गया है. लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जो वेंडर है वो केवल एक ही टाइप के ऑयल में डील करता है, सपोज कोकोनट ऑयल में डील करता है, और फिर ये लैंग्वेज अगर यूज होती तो वो वैलिड होता, क्योंकि वहां पे वो एक ही टाइप के ऑयल में डील करता है. लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ ऑयल, क्योंकि ये तो पता ही नहीं गया है कि वेंडर किस टाइप के ऑयल में डील करता है, तो यहाँ पे क्लैरिटी के लिए टाइप ऑफ ऑयल का मेंशन होना जरूरी था. चलिए 29 पे आते हैं. An offer is revoked if the person making the offer dies. ऑफर खत्म हो जाएगा अगर ऑफर करने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है. एंड द फैक्ट ऑफ दिस डेथ कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग बिफोर ही एक्सेप्ट. और ये जो डेथ है, डेथ के बारे में दूसरी पार्टी को ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले पता लग जाता है, तो ऑफर आपका रिवोक हो जाएगा. और ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है कि डेथ के बारे में ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले जो है वो पता लगना चाहिए. तो यहाँ पे देखते हैं फैक्ट्स क्या है. सावन ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू नीला. सावन ने अपना घर जो है नीला को बेचने का ऑफर रखा. सब्सिक्वेंटली सावन डाइज. उसके बाद सावन की डेथ हो जाती है. नीला विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ सावन्स डेथ एक्सेप्ट द ऑफर. तो नीला ने यहाँ, नीला को पता नहीं है कि सावन की डेथ के बारे में, उसके पहले वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है. जबकि लीगल प्रिंसिपल में साफ साफ ये बोला गया है कि जो डेथ का फैक्ट है वो ऑफर एक्सेप्ट करने के पहले नॉलेज में आना चाहिए, बिफोर ही एक्सेप्ट्स, राइट. तो आपका ऑफर रिवोक माना जाएगा. देखते हैं क्या है आपके कंसिक्वेंसेस क्या दिखाए गए हैं. द ऑफर मेड बाय सावन टू नीला वाज रिवोक्ड एज सून एज सावन डाइज एंड नीला कांट एक्सेप्ट द ऑफर. तो आगे देखते हैं. In order to enter into a contract, the death of a person is irrelevant. ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया, तो बी ऑप्शन तो एकदम रिजेक्ट है. नीला has validly accept the offer made by Savan as Neela didn't have the knowledge of Savan's death before she accepted the offer. ये राइट है आंसर आपको लग रहा है, क्योंकि नीला को फैक्ट ही नहीं मालूम था कि सावन की डेथ हो चुकी है. उसने ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसलिए ऑफर जो है वैलिड तरीके से एक्सेप्टेड माना जाएगा. नन ऑफ द अबव ये आपका नहीं है, तो आंसर हमें राइट आंसर मिल चुका है सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोमिसेस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड. अगर अल्टरनेटिव प्रोमिसेस है तो लीगल वाला जो प्रोमिस है वो वैलिड होगा, राइट. तो ये कह रहे हैं उसको एनफोर्स किया जा सकता है, वैलिड जो आपको अल्टरनेटिव है. तो यहाँ पे लिखा है महिंद्रा एंड सुरेंद्रा एग्री टू, महिंद्रा शेल पे सुरेंद्रा ₹1000. महेंद्र और सुरेंद्र एग्री करते हैं कि महेंद्र जो है सुरेंद्र को 1000 रुपीज देगा, फॉर विच सुरेंद्र शेल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू महिंद्रा राइस और स्मगल्ड ओपियम विच इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे महिंद्रा उस 1000 रुपए के बदले या तो उसको जो है चावल देगा, राइस देगा, या स्मगल्ड ओपियम देगा. तो आपको पता है अगर हम स्मगल्ड ओपियम की बात करें तो ये आपका
अनलॉफुल है, वैलिड नहीं है, राइट, जबकि राइस देना जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल ने साफ साफ बोला था कि लीगल जो वैलिड वाला है, लीगल अल्टरनेटिव है, तो वो वैलिड होगा। देखते हैं, टू डिलीवर स्मगल्ड विच इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। टू डिलीवर स्मगल्ड ओपियम, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। टू डिलीवर राइस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ए एंड बी दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि बी वाला ही राइस देना ही आपका जो है वैलिड है। नन ऑफ द दीज, ये आपका है नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर हमें मिल चुका है डियर बी। आई होप डियर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इनमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू।